नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से कहानी गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो कहानी की हम समरी करेंगे, सार करेंगे, और इसको करने से पहले हम शेखर जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। तो उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। शेखर जोशी जी का जन्म है वो उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए थे। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू करी। यानी कि बहुत से कहानीकार थे जिन्होंने पहले की अपेक्षा दूसरे नए तरीके से कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी, और इस तरह से जो कहानी आई तो उसे नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उनको देखते हुए उन्हें पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें कहानी संग्रह, शब्द चित्र संग्रह हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये उनके कहानी संग्रह है। शब्द चित्र संग्रह में है एक पेड़ की याद। अब इनकी कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं रचनाओं के। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश, रूसी आदि भाषाओं में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन की गई है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी दाजू है उस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने जो नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं इनकी कहानियाँ, और समाज का जो मेहनतकश तबका है और सुविधाहीन तबका है उसकी इनकी कहानियों में जगह पाता है। यानी कि समाज के जो गरीब, मजदूर लोग हैं, नीची जाति के हैं, मतलब उनके लिए उन्होंने बहुत से ऐसी कहानियों में अपना वर्णन किया है। इनकी भाषा शैली है वो आडंबरहीन है और सामाजिक यथार्थ से जोड़ती हैं, और इनका जो रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है, और ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। तो इनकी जो कहानी है गलता लोहा, वो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है इस कहानी के अंदर, और यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है, यानी कि लेखक ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी इसमें, एक कहानी की तरह ही उसको लिखा है, उसमें कोई अपना विचार नहीं दिया है। और इसमें एक मेधावी छात्र है, निर्धन ब्राह्मण युवक है मोहन। वो किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, यानी अपनी उच्च जाति पर अभिमान करना उसके लिए कोई मतलब मूल्य नहीं है, महत्व नहीं रखता है, और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यानी कि समाज के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए थे जिनकी मनाही थी, उसको वो ताक पर रख देता है, और वो नीची जाति के जो धनराम है, लोहार है, उसकी ऑफर पर, यानी कि जहाँ पर वो अपना काम करता था बैठकर, वहाँ पर जाकर अपनी कुशलता यानी कि लोहार का काम करके दिखाता है, और मोहन का जो व्यक्तित्व है जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। अब शुरू करते हैं इसका सारांश, इसकी समरी। तो इसमें जो मोहन है उसके पिता है वंशीधर, जो ये ब्राह्मण जाति के हैं। ये तो जीवन भर इन्होंने पुरोहिती की है, यानी कि इन्होंने पंडिताई का काम किया है, जगह जगह पूजा पाठ करते थे। अब वो बूढ़े हो चुके थे तो इनसे कठिन परिश्रम, मेहनत या व्रत उपवास नहीं होते थे, तो उन्हें अपने यजमान चंद्रदत्त के यहाँ पर रुद्री पाठ करने के लिए जाना था, यानी रुद्री पाठ था वो बैठकर किया जाता था कई देर तक, ईश्वर की जो है पूजा पाठ, भगवान शंकर के लिए रुद्र पाठ करने जाना था, लेकिन जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अब मोहन उनका आशय समझ गया था, लेकिन मोहन इस काम में अपने पिता का साथ नहीं दे सकता था क्योंकि वो उसे नहीं आता था ये सब। लेकिन
उसने क्या किया, वह पिता के काम का बोझ हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला जाता है कि खेतों में ही कोई काम कर लिया जाए। तो खेतों में जब फसल वगैरह काटने के लिए वो हसुआ देखता है, तो हसुआ जो है नहीं कि काटने के लिए होता है, तो उसकी धार है वो कुंद हो चुकी थी। धार यानी कि उसकी जो धार कम हो चुकी थी, तो उस धार को तेज करवाने के लिए वो धनराम के पास जाता है, जो कि लोहार था और उसका बचपन में उसके साथ पढ़ा भी था। तो धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने के लिए पहुंचता है। अब धनराम जो है वो उसका सहपाठी तो था ही, अब दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं, यानी कि कहानी अब प्लेबैक में चली जाती है, पीछे चली जाती है। मोहन पूछता है वो मास्टर जी के बारे में जिनसे दोनों पढ़े थे, त्रिलोक सिंह मास्टर। तो पूछते हैं, धनराम बताता है कि पिछले साल ही उनकी मृत्यु हो गई है, वो गुजर चुके हैं। अब दोनों हंस हंस कर बातें करते हैं खूब। मोहन तो वैसे ही पढ़ाई में बहुत तेज था और मास्टर जी का सबसे अच्छा शिष्य था वो। मास्टर जी उसको ऐसा मानते थे कि पूरे उसका मॉनिटर बना दिया था कक्षा का। अब कमज़ोर बच्चों को सज़ा देने का अधिकार भी वो उसे दे देते थे। अब धनराम भी मोहन से मास्टर जी के कहने पर काफ़ी बार डंडों से पिटा था। अब धनराम है उससे ईर्ष्या तो नहीं करता था, वो स्नेह और आदर का भाव ही रखता था मोहन के प्रति, क्योंकि बचपन से ही शायद जातिगत आधार की जो हीनता है उसके मन में बैठा दी गई थी, क्योंकि जाति से वो नीची जाति का था, क्योंकि लोहार था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। तो ये बात बचपन से उसके मन में बिठा दी गई थी। और पढ़ाई के मामले में भी मोहन बहुत होशियार था और धनराम अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो इसलिए कभी वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। तो धनराम है वो गांव के जो खेतीहर मजदूर परिवार है उनके लड़कों की तरह वो तीसरी दर्जे तक ही पढ़ पाया था। और मास्टर जी लेकिन उसका विशेष ध्यान रखते थे, क्यों धनराम को 13 का पहाड़ा तो कभी जीवन में याद ही नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मास्टर जी उसकी पिटाई भी बहुत करते थे। अब मास्टर जी का ये नियम था, जो सज़ा पाना आने वाला है उसे अपने लिए हथियार भी खुद ही जुटाना होता था, यानी कि उसे अपने मारने के लिए छड़ी भी खुद ही लानी होती थी। अब धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण कभी 13 का पहाड़ा सुना ही नहीं पाया, तो मास्टर जी इस पर व्यंग्य भी करते हैं। वो हाथ के चाबुक की बजाय उसे जबान के चाबुक से मारते हैं। कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा ही भरा है रे, यानी कि लोहार तो था ही, लोहे का काम करता था। कि फिर वो उसको व्यंग्य बाण मारते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यानी कि विद्या यानी कि पढ़ाई तो तेरे बस की बात नहीं है। और इतना कहकर वो अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालते हैं और धनराम को धार लगाने के लिए दे देते हैं। देखिए धनराम के जो पिता थे उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा चुके थे, क्योंकि उसे अब लोहार के काम अच्छी प्रकार से उसके पिता ने सिखा दिया था। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे, यानी कि वो पसंद का बेच चुने अपनी छड़ी, लेकिन गंगाराम है इसका चुनाव स्वयं करते थे, यानी कि धनराम की पिटाई कैसे की जाए, कौन सी छड़ी दी जाए, गंगाराम खुद इसका चुनाव करते थे। तो एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, यानी कि अपने पिता की जो विरासत थी लोहार का काम, उनका पुश्तैनी काम था, उसे धनराम संभाल लेता है। इधर मोहन है पढ़ाई में तेज था, उसको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, इससे जो उसके पिता है वंशीधर उसे बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन उनका जो पैतृक धंधा था यानी पंडिताई का जो काम था उससे उन्हें निराश होना पड़ा था, यानी कि वो केवल अपने परिवार का पेट ही भर पाते थे इससे। तो अब वो मोहन को पढ़ाने के लिए, अब उसके रहने के लिए अपने एक यजमान के घर उसका इंतज़ाम करवा देते हैं और गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेजते हैं। अब शाम को थका मादा मोहन घर लौटता तो उसे पिता पुराण कथाएं ऐसे इस तरह से उसे सुनाते थे। और जब देखते हैं कि बेटा इतनी दूर जाकर पढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं कि वहीं स्कूल के पास ही नदी के जो है पार करके वहाँ पर उनके यजमान का जो घर था वहाँ पर उसके रहने का इंतज़ाम करवा देते हैं।
एक बार क्या होता, नदी में पानी कम था तो मोहन घसियारों के साथ, घसियारे यानी कि घास काटने वाले, उनके साथ नदी पार करके घर जा रहा था। लेकिन अचानक से बहुत बारिश के कारण, पहाड़ों पर से भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बहुत सा पानी आ जाता है और नदी का पानी बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। किसी तरह तो वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इस घटना का पता उसके पिता वंशीधर को लगता है तो वो घबरा जाते हैं अपने बेटे के लिए और फिर उसके बाद उसको स्कूल नहीं भेजते। उन्हीं दिनों की बात है कि उनकी बिरादरी का यानी ब्राह्मण जाति का एक युवक था जो लखनऊ में रहता था, रमेश गांव में आया हुआ था, वंशीधर से मिलता है। तो वंशीधर से मोहन की पढ़ाई के बारे में बात करता है, यानी वंशीधर कहते हैं कि मैं कैसे भेजूँ अपने बेटे को, तो रमेश क्या कहता है, मैं इसे अपने साथ लखनऊ ले जाता हूँ, वहाँ पर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। अब उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। रमेश के रूप में तो उन्हें भगवान मिल गया था कि चलो अच्छा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी, अफसर बन जाएगा। अब ये एक यहाँ पर जो मोहन है उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है, यानी कि उसका जीवन इसके बाद बिल्कुल बदल जाता है। जब रमेश उसको अपने साथ ले जाता है वहाँ पर लखनऊ में, तो जो वहाँ रमेश के परिवार में जो स्त्रियाँ थी वो उससे धीरे धीरे क्या करती हैं, पढ़ाने के बजाय उसे क्या करती हैं, अपने घर का काम करवाने लग जाती है, कभी बाजार का काम करवाती हैं। रमेश तो बड़े पद पर नियुक्त था, तो मोहन से घरेलू नौकर वाले कार्य भी करवाए जाते थे और मोहन की कोई हैसियत नहीं थी वहाँ। अब बहुत कहने पर उसको एक सामान्य से साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करा देते हैं। अब वहाँ वह कुछ भी नहीं कर पाता। गर्मी की छुट्टियों में वह तभी घर जा पाता जब रमेश और उसके घर का कोई आदमी गांव जाता था। अब उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता, यानी कि उसे गांव आने नहीं दिया जाता था, तो जिसकी वजह से वो अगले दर्जे की तैयारी नहीं कर पाया। अब मोहन ने सोच लिया था कि मेरा जीवन ऐसे ही चलना है, परिस्थितियों से समझौता कर लिया था उसने। अब वह अपने पिता को भी असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। जब वो 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था, यानी उसे आगे कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था वहाँ पर। तो उसे बार बार ये कहा जाता था कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी बेरोजगारी घूम रहे हैं, ज़्यादा पढ़कर क्या करोगे, इस तरह के तर्क दिए जाते थे उसे। तो उसे बार बार कहने पर उसे एक तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया जाता, यानी कि वो हाथ का काम कुछ सीख ले, इस तरह के किसी स्कूल में उसे दाखिल करा दिया जाता है। अब वह पहले की तरह वह स्कूल के काम में व्यस्त रहता था, यानी घर का काम तो उसे करना ही पड़ता था। अब 1.5-2 वर्ष के बाद जब वो अच्छी प्रकार से तकनीकी स्कूल में सीख लेता है काम, तो कारखानों के चक्कर वो काटने लग जाता है नौकरी के लिए। अब इधर वंशीधर अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की सपने देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का, असलियत का पता चलता है कि किस प्रकार उसके बेटे के साथ रमेश ने ऐसा किया, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। अब धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, यानी कि वंशीधर से जब पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं मोहन के बारे में। तो धनराम तो कहता है कि मोहन लला तो बचपन से बहुत बुद्धिमान थे, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो इस तरह मोहन जब धनराम के पास जाता है तो कई बातें करता है, बैठे बैठे दोनों बातें कर रहे हैं। अब धनराम है हसुए की जो धार को है बेत से निकालता है, हसुए के फाल को, और हसुए को उसमें तपाता है निकाल कर और उसमें धार लगाता है। अब आमतौर पर गांव में ये तभी ब्राह्मण टोले के जो लोग होते हैं वो शिल्पकार टोले में उठते बैठते नहीं हैं, यानी कि वो तो ब्राह्मण हो गया मोहन और धनराम लोहार हो गया, वहाँ पर वो बैठ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं होता था गांव में, क्योंकि जातिगत भेदभाव बहुत था। अगर कोई काम होता था खड़े खड़े ही दूर से ही बात करके बातचीत निपटा ली जाती थी। अब वो चाहता तो वो उसको हंसवे को उसके पास छोड़कर जा सकता था, लेकिन वो वहीं बैठ जाता है। अब ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
अब मोहन धनराम के जो कार्यशाला है उसमें बैठकर उसके काम को देखने लगा कि भाई धनराम क्या कर रहा है, लेकिन धनराम अपना काम करता रहा। तो वो देखता है मोहन कि वो लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बनाने की कोशिश कर रहा था धनराम, लेकिन जो छड़ है वो निहाई पर ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, फंस नहीं पा रही थी। यानी कि वो एक जगह होती है निहाई, जहाँ पर वो काम, जहाँ पर वो रखकर उसको ठोक पीट कर या किसी तरह उसको गोलाई बना रहा था। तो लोहा है वो ठीक से मुड़ नहीं पा रहा था, गोलाई नहीं ले पा रहा था। तो मोहन कुछ देर तक तो धनराम के इस काम को देखता रहा, लेकिन फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। यानी कि मोहन उसके हाथ से छड़ को ले लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोल आकार दे देता है। यानी कि मोहन ने जो काम धनराम इतनी देर से कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, मोहन उसको कुछ ही मिनटों में कर देता है। अब मोहन के इस काम को देखकर धनराम तो आश्चर्यचकित रह जाता है। एक पुरोहित खानदान के युवक के द्वारा लोहार का काम करने पर वो बहुत हैरान था कि एक पंडित खानदान का, ब्राह्मण खानदान का युवक ये लोहार का काम कर रहा है और इतनी अच्छे प्रकार से। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। यानी कि उसे कोई मतलब नहीं था कि धनराम क्या सोच रहा है, वो केवल उसकी गोलाई को देख रहा था कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यानी कि अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करने के कारण उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक आ गई थी। सर्जक कौन होता है? सृजन करने वाला, बनाने वाला। तो उसने जो गोलाई बनाई थी वो त्रुटिहीन थी, जिसमें कोई कमी ही नहीं थी। वो चुपचाप बस उसको देख रहा था और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। तो इस पाठ से ये पता चलता है कि वो जातीय भेदभाव से कोसों दूर जा चुका था। यानी कि उसको जाति जो है, जाति के नाम पर जो मोहन ने उसके साथ किया, ब्राह्मण जाति का होते हुए भी, लेकिन बाद में वो लोहार का काम करके, यानी कि जो मेहनत कशों के जो सच्चा भाईचारा है उसको इस कहानी में व्यक्त किया गया है। तो आपको ये अच्छे प्रकार से इसका सार, इसकी समरी समझ आ गई होगी और इसको आप वीडियो को बार बार सुनिए अच्छी प्रकार से और इसकी जो कहानी है वो आप अपनी बुक से पढ़िए ताकि आपको